पार्ट 4 हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। अगर तुमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, पार्ट 2 में पीरियड बिटवीन 1905 टू 1947 एंड पार्ट 3 में रोल ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये तीनों टॉपिक्स कवर करिए आउट ऑफ 5 वीडियोस। हमने 5 वीडियोस प्रॉमिस की थी कि 5 वीडियोस में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो दिस इज द पार्ट 4। अब पार्ट 4 जो वीडियो है ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है एक तो तुम्हारे लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। बट अगर मेरे मेथड से तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हें यहीं पर सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। एंड मेजर इवेंट्स हैं, इस टॉपिक का जो नेम है दैट इज मेजर इवेंट्स। सो इसमें बहुत सारे जितनी भी मेजर जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, सो इस वीडियो से बनते हैं। बाकी वीडियोस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट कुछ वीडियोस में कुछ कंटेंट होता है जो थोड़ा सा ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट होता है, तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें लखनऊ पैक्ट 1906, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट लीडर्स ऑफ बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग वर मीटिंग फॉर अ जॉइंट सेशन। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा था कि लीडर्स ऑफ बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग मिल रहे थे फॉर अ जॉइंट सेशन। एट द मीटिंग लीडर्स कंसल्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से बात किया एंड ड्राफ्ट किया एक सेट ऑफ डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इन्होंने जो लीडर्स मिल रहे थे आईएनसी एंड मुस्लिम लीग के, इन्होंने डिस्कस करा और ड्राफ्ट किए कुछ ऐसे डिमांड्स जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में रखने थे। ठीक है, For his efforts, Sarojini Naidu gave Jinnah the title the Ambassador of Hindu-Muslim Unity। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट में ये लिखना तुम्हें ताकि याद हो जाए, टाइप करना इसे। किसने जिन्ना को किसने ये टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसने दिया था याद रखना है। टाइटल का नेम, टाइटल नेम तुम्हें याद रखना है। किसको दिया था, whom किसको दिया था, एंड किसने दिया था, who किसने दिया था। ठीक है, ये कमेंट करना है, तुम्हें याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे ईपीएफ एंड एपीएफसी में। ठीक है, इस पैक्ट में और क्या चीज़ें साइन हुई थी, दैट वाज सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बनेगी, इंडिया की खुद की गवर्नमेंट। अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, खत्म कर दिया जाएगा इंडियन काउंसिल को। सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया जाएगा। Salaries of Secretary of State for Indian Affairs to be paid from British coffers and not the Indian funds। जो इंडियन फंड से इनकी सैलरीज जाती थी सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट की इंडियन अफेयर्स के लिए, उनको पे अप किया जाएगा ब्रिटिश कॉफर से, ब्रिटिश के फंड्स एंड नॉट इंडियन फंड्स। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वो 1/3 कर दी जाएगी। नेक्स्ट चीज क्या साइन हुई थी, नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस। जितने मुस्लिम्स का नंबर है इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इट विल बी लेड डाउन फॉर ईच प्रोविंस। नेक्स्ट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज डिमांडेड बाय ऑल। ठीक है, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स कम्युनिटीज के लिए बनाए जाएंगे अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज डिमांडेड बाय ऑल। ठीक है, देयर वर 2 होम रूल लीग्स लॉन्च्ड। अब हम होम रूल लीग्स पर आ चुके हैं एंड 2 होम रूल लीग्स को लॉन्च किया गया था। तिलक ने लॉन्च किया था इंडियन होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एट बेल्जियम। बेल्जियम में तिलक ने, किसने लॉन्च किया था, whom, by whom was it launched, एंड कब लॉन्च किया था, डेट, एंड कहाँ लॉन्च किया था, प्लेस। बेल्जियम में 1916 अप्रैल में तिलक ने पहला इंडियन होम रूल लीग लॉन्च किया था। सेकंड वाला किसने किया था, एनल बसंत लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास। सो अनिल बसंत ने लॉन्च किया था होम रूल लीग जो कि सेकंड था इन सितंबर 1916 एट मद्रास। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, इसको तुम कमेंट भी कर सकते हो, अगर तुम्हें याद रखने में दिक्कत होती है तो तुम इसको टाइप करोगे तो तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा याद। इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया अचीव करना इनका ऑब्जेक्टिव था एंड दे हैड अ वेरी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर एक बहुत ही इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन बोथ द लीग्स, वेरन तिलक्स की जो लीग थी दैट वर्कड इन महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे। बॉम्बे को छोड़ के महाराष्ट्र में काम करती थी, कर्नाटका, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में। लेकिन जो बसंत की लीग थी वो वर्क करती थी बाकी के सारे देश में। सो यहाँ पर क्या था कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, बट इनकी जो अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इनफॉर्मल थी।
दोनों लीग्स में। जो तिलक की लीग थी वो महाराष्ट्र में काम करती थी, याद रखना है कहाँ काम करती थी, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, एक्सेप्ट बॉम्बे है ना, बेरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस में। बट जो बेसंत की लीग थी वो कहाँ, बाकी के रेस्ट ऑफ द कंट्री में इट ऑपरेटेड। तो ये तुम्हें MCQ पूछा जा सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट करनी तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन तभी होगा जब तुम्हें ये थोड़ा सा याद होगा। तो इसको याद रखना है तुम्हें, मैं रिवाइज भी करवाऊंगी बट तुम्हें याद रखना है, ठीक। सो होम रूल मूवमेंट पर अब बढ़ते हैं आगे। होम रूल मूवमेंट, सो द होम रूल लीग फंक्शन थ्रू आउट द ईयर as opposed to the Congress party whose activities were confined to once a year। जो कांग्रेस थी ना वो जो भी एक्टिविटीज कर रही थी सिर्फ once a year करती थी, बट जो होम रूल लीग थी इट फंक्शन थ्रू आउट द ईयर, जो कि अपोज करती थी कांग्रेस पार्टीज को, क्योंकि वो तो सिर्फ एक बार काम करते थे। मूवमेंट वाज एबल टू गार्नर ह्यूज सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिला इसको फ्रॉम अ लॉट ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। और 1917 में क्या हुआ, द टू लीग्स कंबाइंड एंड हैड अराउंड 40,000 मेंबर्स, सो 40,000 मेंबर्स इनके हुए। और कब कंबाइन हुई, 1917 में, तो ये याद रखना है तुम्हें, 1917 में इट कंबाइंड बोथ द लीग्स, तिलक की एंड बसंत की लीग दोनों की कंबाइन होगी और 40,000 से ज्यादा मेंबर्स थे। मैनी मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ज्वाइन द लीग। अच्छा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के काफी मेंबर्स ने भी अब इस लीग को ज्वाइन कर लिया था। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स, अब कौन से लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स थे, ये भी बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लीडर्स याद रखने हैं। लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बेपिट्सा, GS खरपादे एंड सर S सुब्रमण्यम अय्यर वर अमंग इट्स मेंबर्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बेपिट्सा, GS खरपादे एंड सर S सुब्रमण्यम अय्यर। ये नाम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लीडर्स। 1917 में कंबाइन हुआ था, 40,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए थे। तिलक की फर्स्ट लीग थी, बसंत की सेकंड लीग थी। तिलक की 1916 बेल्जियम में हुई थी, 1917 सितंबर मद्रास में एनी बसंत की लीग लॉन्च हुई थी। After the war, Mahatma Gandhi gained prominence as a leader of the masses and Home Rule League merged with the Congress Party in 1920। कब हुई थी merge, 1920 में, याद रखना है इसको। 1917 में कंबाइन हुई थी दोनों लीग्स एंड 1920 में किसके साथ मर्ज हो गई थी, कांग्रेस भी इसमें ऐड हो गई थी और महात्मा गांधी जी इसके प्रोमिनेंट फेस बन गए थे। सो ये तुम्हारा हो गया होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारे रॉलेट एक्ट पे जो 1919 में था। इसी में हम अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकेयर भी पढ़ेंगे। सो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वाज टू इंक्रीज देयर ग्रिप ऑन पावर ओवर द कॉमन folk। दिस लॉ वाज पास्ड इन मार्च 1919 बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च 1919 में इसको लॉन्च किया था एंड गेव देम द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल। कोई भी ट्रायल नहीं किया जाएगा, देयर विल बी नो ट्रायल एंड सीधे पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस एक्ट को अबॉलिश करने के लिए गांधी जी एंड अदर लीडर्स कॉल फॉर अ हड़ताल। हड़ताल का मतलब होता है कि तुम काम नहीं करोगे, काम पर स्ट्राइक डाल दोगे, हड़ताल कर दोगे, स्ट्राइक डाल दोगे। एंड दिस वाज टू शो इंडियंस ऑब्जेक्शन टू दिस रूल एंड इट वाज नोन एज रॉलेट सत्याग्रह। सो गांधी जी ने इसे लीड किया था रॉलेट सत्याग्रह, तो उसको ऑब्जेक्टिव को इसे ऑब्जेक्ट करने के लिए, इंडियंस का डिसएग्रीमेंट इसे शो करने के लिए ये रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकेयर। सो जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जिसको हम अमृतसर मैसेकेयर भी बोलते हैं, इट टुक प्लेस व्हेन मैनी विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स पार्क में गैदर हुए थे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी, और वहाँ पर उनको wanted to also peacefully protest the arrest and deportation of two national leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlo. So they were celebrating Baisakhi और साथ में they were peacefully there to protest against the arrest of two national leaders. कौन थे वो दो national leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlu. So इन दोनों का नाम तुम्हें याद रखना है। सिचुएशन इन पंजाब वॉज अलार्मिंग एज देयर वर राइट्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। बहुत ज़्यादा पंजाब में राइट्स हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, एंड पंजाब को पुट कर दिया गया था अंडर मार्शल लॉ which meant it became unlawful for more than 4 people to assemble at a place। मार्शल लॉ में यही होता है ना कि it becomes, मतलब लीगली इट इज़ नॉट फाइन टू, मतलब 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, दिस इज मार्शल लॉ, एंड वहाँ पर ये लागू कर दिया गया था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था उनका नाम क्या था, ये तुम कमेंट करोगे, ठीक है। एंड इंडिया के जो उस टाइम पे वॉइस रॉय थे उनका नाम भी तुम कमेंट करोगे, तो कमेंट कर देना, दोनों चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1920 में। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। किसने लॉन्च किया था, बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे लॉन्च किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी जी के
लीडरशिप में इसे लॉन्च किया गया था। एंड सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था कोलकाता में, द पार्टी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द वेक ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, सो जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था एंड इट वॉज कॉल्ड ऑफ क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। यहाँ पर इनका था कि ये नॉन वायलेंस करेंगे, बट वहाँ पर वायलेंस हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट में 1922 में, सो इट वॉज कॉल्ड ऑफ। तो इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। एंड गांधी जी थ्रू हिज मैनिफेस्टो वांटेड पीपल टू अडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स, की बाहर की जो ब्रिटिश की तुम्हारे पास जॉब्स हैं उन्हें रिज़ाइन कर दो, गवर्नमेंट जॉब्स को रिज़ाइन कर दो, इंडिया का ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, इंडिया के कपड़े डालो, खादी डालो, एंड अपने जो टाइटल्स हैं उनको भी गिव अप कर दो। सो ये थे तुम्हारे स्वदेशी प्रिंसिपल जो गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस अडॉप्ट करें इस मूवमेंट में। और वो क्या चाहते थे? ही वांटेड कि पीपल अडॉप्ट स्वदेशी हैबिट्स इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग का लोग काम करें और उसको सपोर्ट करें और वही कपड़े डालें। वर्क फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी, अनटचेबिलिटी को भी रिमूव करने के लिए गांधी जी इस पर लोगों को मैनिफेस्टो देते थे। नेक्स्ट है तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट में क्या था? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की में था, विच वॉज वन ऑफ द सेंट्रल पावर्स। उस टाइम पे टर्की वन ऑफ द मेन सेंट्रल पावर्स थी एंड इट हैड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब यहाँ पर टर्की की हार हो गई, टर्की ब्रिटिश से हार गया। सो जो ओटोमन कैलिफेट था, इट वॉज प्रपोज टू बी डिसॉल्व्ड। मुस्लिम्स रिगार्डेड सुल्तान ऑफ टर्की एज द कैलिफ, यानी रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने इसे मान लिया था। और खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, ये याद रखना है, मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली, इनकी लीडरशिप में इसको लॉन्च किया था। लॉन्च बाय हुम, ये तुम्हें याद रखना है। खिलाफत मूवमेंट में अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली। इसके बाद मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहिनी, इनके नाम थोड़े से ध्यान में रखने हैं ताकि तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। It got the support from Mahatma Gandhi also to persuade the British government not to abolish the caliphate. Abolish ना किया जाए caliphate को, इसलिए महात्मा गांधी जी ने support किया इसे। And leaders of this movement accepted the non-cooperation movement of Gandhi ji and led a joint protest against the British. इसके बदले में उन्होंने क्या किया, leaders ने क्या किया कि non-cooperation movement को भी अपने साथ joint कर लिया, accept कर लिया और मिलकर एक साथ joint protest किया against the British। तो दोनों खिलाफ थे और मिल गए, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक साथ अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट मूवमेंट है व्हाट इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी की लीडरशिप में हुआ था इन द डांडी मार्च, एंड 1930 में हुई थी डांडी मार्च। एंड इट लेफ्ट, एंड इन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था, एंड पैदल चल के 78 और लोगों से जो कि आश्रम के ही मेंबर्स थे फॉर डांडी जो गुजरात में जगह है, अ विलेज ऑन इंडियाज वेस्टर्न सी कोस्ट इन गुजरात, उन्होंने ये स्टार्ट किया। अब देखते हैं डांडी मार्च क्या था। सो डांडी मार्च, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस वॉज लेड बाय गांधी जी एंड इसको डांडी सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते थे। गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट ऑन 12 मार्च 1930। याद रखना है कब लॉन्च हुआ, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था टू द डांडी बीच विच इज द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी ऑन द अरेबियन सी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, दे हैड पुट एन एक्साइज टैक्स ऑन सॉल्ट, जो कि उन्हें लगा कि इट इज सॉल्ट तो सबको कॉमन अवेलेबल होना चाहिए, इस पर भी क्या टैक्स ले रहे थे, और वो भी बहुत सारे अमाउंट में टैक्स ले रहे थे ब्रिटिशर्स। सो इसको ब्रेक किया गया, इस लॉ को, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। गवर्नमेंट हैड अ मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट एंड इंडियन सॉल्ट एक्ट ऑफ 1882, याद रखना इंडियन सॉल्ट एक्ट जो 1882 था, इट गेव द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर द कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। तो किस लॉ ने कब इन्हें गवर्नमेंट को मोनोपोली दी थी ओवर कलेक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, ये याद रखना। एंड द सॉल्ट टैक्स वुड बी अटैक्ड एंड सॉल्ट लॉज वुड बी ब्रेकन अंडर दिस डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है व्हाट वर द इफेक्ट्स क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। ये देखिए, सी राजा गोपालाचारी, he led the सत्याग्रह
इन तमिलनाडु, सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने तमिलनाडु में लीड किया था। किन्होंने लीड किया था कमेंट करो एक बार, नाम याद हो जाएगा तुम्हें। ही ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च फ्रॉम तिरुचिरापल्ली एंड वेदारण्यम ऑन द तंजावुर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो कहाँ से कहाँ इन्होंने किया था ये भी कमेंट करना है, प्लेसेस। इट वॉज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, तो ये साउथ का मूवमेंट आ गया, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह साउथ में इन्होंने लीड किया था तमिलनाडु में। एंड के केलप्पन famed for the Vaikom Satyagraha which organized salt marches in Malabar में के केलप्पन ने इसे चालू किया था सॉल्ट मार्च को, वाइकॉम सत्याग्रह इसको नाम दिया गया था। एंड मिदनापुर, आरमगढ़ and several rural pockets witnessed powerful movements developed around salt सत्याग्रह and चौकीदार टैक्स, ठीक है। सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब, मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे थे, रेडेड द धरासन सॉल्ट वर्क्स। सो ये तुम्हें सब कुछ याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्शंस को दिमाग में बिठा लो, नाम को दिमाग में बिठा लो। ये सब इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे जिन्होंने डिफरेंट साउथ में एंड जो गांधी जी के बेटे थे उन्होंने इसे धरासन सॉल्ट वर्क्स को रेड किया था, ये तुम्हें याद रखना है। इसमें सरोजिनी नायडू का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एंड इमाम साहिब का भी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है तुम्हारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड्स ऑफ इंडिया रखी गई थी टू बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस विच वर ग्रोइंग इन सम सेक्टर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमें इंडिया को पूरा कंप्लीट डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। इंडिया द स्वराज और सेल्फ रूल, द मूवमेंट वॉज इन फुल स्विंग विद द करिज्मेटिक गांधी जी लीडिंग द वे। गांधी जी से लीड कर रहे थे और उनका एम था कि अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो हम रिवोल्ट करेंगे टू गेट इस टाइम कंप्लीट स्वराज यानी कंप्लीट सेल्फ रूल। इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के रूल को फेंक दिया जाएगा। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी जो हैं उन्होंने एडवाइस दिया था लॉर्ड इरविन को, जो कि उस टाइम पर वाइसरॉय थे इंडिया के, एंड जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड को भी उन्होंने कहा था, ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। एज वेल एज द साइमन कमीशन रिपोर्ट, दे सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर द कॉन्फ्रेंसेस। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स इंटरैक्टर्स आर इक्वल्स, उनकी भी इक्वल इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स को इक्वल ट्रीट करके ये बातें हुई थी। एंड इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन नवंबर 12, 1930। कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। मैनी मोर इंडियन ग्रुप्स वर प्रेजेंट डिस्पाइट द कांग्रेस एंड सम नोटेबल कॉर्पोरेट फिगर्स डिक्लाइन टू अटेंड। कांग्रेस के कुछ मेंबर्स तो प्रेजेंट थे बट स्टिल कुछ कॉर्पोरेट फिगर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने से मना कर दिया था। ये थी तुम्हारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है तुम्हारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में चली थी। ये 1930 में थी, ये 1931 में थी। सो इट वॉज हेल्ड इन लंडन। कहाँ हेल्ड हुई थी? ये हेल्ड हुई थी लंदन में फ्रॉम 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेंट्स कौन थे of the second roundtable conference? British delegates belonging to various political parties including the British Prime Minister जो थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, इनका नाम कमेंट कर देना एक बार, याद रहेगा तुम्हें। and Indian princely states which were represented by Maharajas, princes and divans. British Indians represented by INC, Indian National Congress में कौन थे वो? महात्मा गांधी जी, रंगास्वामी अयंगर एंड मदन मोहन मलवैया। सो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्ट लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मुस्लिम्स कौन कौन प्रेजेंट थे? मुस्लिम्स थे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान थ्री, मोहम्मद इकबाल, ये नाम याद रखने हैं। हिंदूज कौन थे? MR जयकर। डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस थी, वहाँ से डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। विमेन में लीड थी सरोजिनी नायडू। लिबरल्स में जस्टिस पार्टी, 6 इंडियन क्रिश्चियंस, पारसीज, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडस्ट्री, लेबर, लैंडलॉर्ड्स, बुर्मा, सिंध एंड अदर प्रोविंसेस, यहाँ के लोग भी प्रेजेंट थे। तो ये लोगों का जो लीडर्स थे यहाँ पर कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से थे? मुस्लिम कौन थे? विमेन कौन थे? सरोजिनी नायडू जैसे विमेन में, मुस्लिम में मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, आगा खान थ्री, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में खुद महात्मा गांधी, रंगास्वामी अयंगर, मदन मोहन मलवैया, ये सब। और महाराजास थे, प्रिंसेस थे, दीवान्स थे, एंड जो तुम्हारे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जेम्स, वो भी थे। उसके अलावा जो लोग प्रेजेंट थे जैसे लिबरल्स, जस्टिस पार्टी, सिख थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, पारसीज थे, यूरोपियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, ये सब, बर्मा, सिंध, यहाँ के लोग भी प्रेजेंट थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो तुम्हारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इट हैपेंड नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 में ये चली थी एंड इट टुक प्लेस बिटवीन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932।
ओनली 46 डेलीगेट्स टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। कितने डेलीगेट्स थे? 46 डेलीगेट्स थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी एंड द लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड इट। किन्होंने इसे अटेंड नहीं किया? आईएनसी को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था। लेबर पार्टी और आईएनसी ने कहा कि हम अटेंड नहीं किए थे, और आईएनसी को तो इन्विटेशन भी नहीं मिला था। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसेस एंड दीवान्स। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को प्रिंसेस और दीवान्स ने किया था। ब्रिटिश इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय आगा खान मुस्लिम्स, जो ये पिछले थे, डिप्रेस्ड क्लासेस, डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस, वुमेन्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस एंड लेबर ग्रुप्स ने इसे अटेंड किया था। ये थी तुम्हारी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। Next है पूना पैक्ट। Now पूना पैक्ट was an agreement between महात्मा गांधी and B.R. Ambedkar. It was signed in the Yerwada Central Jail, जो तुम्हें याद रखना है, जो कि पूना में, on September 24th 1932। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था, डेट याद रखो। On behalf of the depressed classes for the reservation of electoral seats in the legislature of the British government. Certain seats for the provincial legislatures would be reserved by for the depressed classes, ठीक है, कुछ seats reserve classes के लिए, depressed classes के लिए reserve होंगी। Number of seats were based on the total strength of the provincial councils, total strength जितनी होगी provincial councils उस पर डिपेंड करता। Number of seats reserved for the provinces was 30 for मद्रास, मद्रास के लिए 30 थी, ठीक है। 8 थी पंजाब के लिए, 14 थी बॉम्बे के लिए विद सिंध, एंड 20 थी फॉर सेंट्रल प्रोविंसेस। 18 थी बिहार के लिए एंड उड़ीसा के लिए, 30 थी बंगाल के लिए, 7 फॉर असम, 20 फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस, याद रखो। सो इन टोटल थे 147 रिजर्व सीट्स। कितनी थी? 147 टोटल रिजर्व्ड सीट्स थी उस टाइम पर, रिजर्व्ड सीट्स। He along with other leaders gathered here on August 8 and 9, 1942, ठीक है। आउटकम क्या था इस मूवमेंट का? दैट द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन, जो लॉज के अकॉर्डिंग नहीं चलती, एंड इट्स ऑफिसेज ऑल ओवर द कंट्री वर रेडेड। सारे ऑफिस को रेड कर दिया गया था, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था, एंड देयर रोज अ क्योटिक मूवमेंट विद दिस इंसिडेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जब चलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 इंडिया कंप्लीटेड 80, ओके रियली सॉरी फॉर दैट, 2022 8 अगस्त को इंडिया ने 80 इयर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को कंप्लीट किया था, जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। एंड अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब तो बस बहुत हो गया ब्रिटिशर्स का, वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली एंड द ब्रिटिश रूल, एंड ही लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई। गांधी जी gave the call do or die, अब तो करो या मरो, in his speech delivered at the गोवलिया टैंक मैदान, now popularly known as अगस्त क्रांति मैदान, याद रखना है, ठीक है। अरुणा असफ अली, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी, याद रखो किनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं, कमेंट करो इनका नाम, of the independence movement is known for hoisting the Indian flag, उन्होंने hoist किया था इंडियन फ्लैग को at the गोवलिया टैंक मैदान in मुंबई during the quit India movement, याद रखना है। स्लोगन क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? इट वॉज कॉइंड बाय यूसुफ मेहरल्ला। किन्होंने कॉइन किया था इनका नाम? अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट हु आल्सो सर्व्ड एज मेयर ऑफ मुंबई, मेयर ऑफ मुंबई की तरह भी सर्व किया था यूसुफ मेहरल्ला ने क्विट इंडिया स्लोगन में। मेहरल्ला हैड ऑल्सो कॉइंड द स्लोगन साइमन गो बैक, ये दोनों इन्होंने साइन किए थे क्विट इंडिया स्लोगन, और साथ में स्लोगन साइमन गो बैक इन्होंने ही कॉइन किया था यूसुफ मेहरल्ला ने। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट रियली कॉज दिस मूवमेंट। सो इस मूवमेंट को कॉज किया था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन ने, जो कि हुआ था 1942 में ही, एंड इसका इमीडिएट कॉज फॉर द मूवमेंट वाज द कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। अंडर स्टैफोर्ड क्रिप्स बंदे का नाम है। मिशन वॉज सेंट टू रिजॉल्व द इंडियन क्वेश्चन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। उनको रिजॉल्व करना था इंडियन क्वेश्चन फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इट फेल्ड बिकॉज इट ऑफर्ड इंडिया नॉट कंप्लीट फ्रीडम बट द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अलॉन्ग विद पार्टीशन। अब देखो उन्होंने राउंड टेबल 1 कॉन्फ्रेंस में तो डोमिनियन स्टेटस डिमांड किया, तभी इन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब बाद में जब हम कह रहे हैं कि अब हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, स्वराज चाहिए, तो अब कह रहे नहीं आप तो डोमिनियन स्टेटस ले लो, तो ये पंगा तो होना ही था और ये मूवमेंट होना ही था। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज वर टेकन बाय लीडर्स दैट इंक्लूड, कौन से लीडर्स थे इसमें? राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये नाम याद रखो लीडर्स के। क्या नाम थे इनके? राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली ने होइस्ट भी किया था फ्लैग। बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, विच लेटर
इमर्ज एज प्रोमिनेंट लीडर्स। वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा थी, पहले वाले इवेंट्स में इतनी वुमेन की पार्टिसिपेशन नहीं थी, बट इस मूवमेंट में वुमेन ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। फीमेल लीडर्स लाइक उषा मेहता का नाम याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, शी हेल्प टू सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन विच लेड टू द अवेकनिंग अबाउट द मूवमेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट बढ़िया काम इन्होंने किया उषा मेहता जी ने। इन्होंने इन्होंने एक सेटअप किया था अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का, विच लेड टू द अवेकनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट के बारे में इसके कारण ही पता चल पाया था जो इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था। तो देखिए पूरे हमने मेजर इवेंट्स को कवर कर लिया है, ठीक है। सो तुम्हारे जो मेजर इवेंट्स थे, लखनऊ पार्क 1906 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट्स थे 2 जो कंबाइन हो गए थे बाद में, एंड रॉलेट एक्ट 1990 में, इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर भी कंबाइन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च। उसके बाद तुम्हारा आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड फिर पूना पैक्ट। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, एंड क्रिप्स मिशन के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कशन की थी। सो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट लेक्चर वीडियो नंबर 4, और ये कर लिया तो अब मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी। जो लेक्चर नंबर 5 है वो इसके बाद रिलीज हो जाएगा। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो देख लो, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।